चैप्टर जो है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कौन सा चैप्टर है सर, क्या पढ़ाने वाले हो सर? तो आज हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की एंड एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। टॉपिक टू बी कवर्ड में हम बात करें तो लैंड यूज कैटेगरीज की बात करेंगे कि लैंड के हम किन किन कैटेगरीज में हम जो है लैंड को यूज करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में। कॉमन, अभी हमने बात की थी ना कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, बैरल जो हमारे पैस्चर वाले लैंड्स होते हैं, फिर जो गांव में जो ऐसे लैंड्स होते हैं इनकी जिनकी ओनरशिप किसी के पास नहीं होती है ना। फेडरल मैंने आपको बताया था कि जो लैंड जो है हमने एक से कम साल के लिए खाली छोड़ रखा है, उसके बाद हम उस पर खेती करने लगेंगे। टाइम टू टाइम जो है हमें इरिगेट भी करना होता है। वो जो पानी होता है वो सप्लीमेंट्री की तरह काम करता है। लाइक हमने जो है मैनमेड चीजों का इस्तेमाल करके, ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर लिया, हमने अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर लिया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, तो पानी जो है इरिगेट कर दिया, प्लस रेनफॉल हो गई, वो सप्लीमेंट्री की तरह काम कर रही है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज के इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू। तो भाई आज के इस लेक्चर की बात करें तो सर आज क्या पढ़ाने वाले हो आप? तो आपको जैसा कि पता है हमारी जो माइंड मैप की सीरीज है वो बहुत टाइम से चल रही है और उसका ही जो अगला लेक्चर है वो हम लेके आ गए। और चैप्टर जो है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कौन सा चैप्टर है सर, क्या पढ़ाने वाले हो सर? तो भाई आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो आज हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की एंड एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब हमेशा याद रखना, देखो आप क्लास 12th में हो, ठीक है, और क्लास 12th में आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और जितने भी चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं और उसके बारे में आपने कभी ना कभी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जैसे हम बात करें इससे पहले हमने जो भी चैप्टर पढ़े, जैसे लाइक हम प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करें, है ना, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हम, है ना, सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करें, तो ऐसा नहीं था कि वो चीज आपके लिए नहीं थी, है ना। तो वैसे अगर मैं बात करूं तो सेम गोज विद दिस चैप्टर। तो इसमें जो आप पढ़ोगे ना, ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप नहीं पढ़ने वाले हो। बहुत सारी वो चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, क्लास 10th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में, इन सब में कुछ ना कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आपका रिवीजन होने वाला है और मजा आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अच्छा, अब एक बात और, क्योंकि माइंड मैप की सीरीज है तो ये एक्सपेक्ट मत करना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। डिटेल के लिए अलग से लेक्चर देख सकते हो आप, लेकिन ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा शॉर्ट रहने वाला है और मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करवाऊंगा कम समय में। ठीक है, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि माइंड मैप की सीरीज है। लेकिन आपका इसका आप अगर इस लेक्चर को देख लोगे ना तो आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, आई एम रियली सॉरी, मेरे बाल जो है मेरे फोरहेड पे आ जाते हैं, बार बार संभालना पड़ता है, बच्चे भी काफी इरिटेट हो जाते हैं। कोई बात नहीं है ना, बालों पे ध्यान मत दो, आप सीधा लेक्चर पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ना लेक्चर को पढ़ने से पहले इसकी आउटलाइन, इसके सार को जान लेते हैं कि लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं। अच्छा, आपने ना क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, रिसोर्सेज वाला, याद करो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था। और आपने रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि कोई भी आपके एनवायरमेंट में, आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जरूरतों को सेटिस्फाई कर रही है, जो आपकी जो नीड्स है उनको पूरा कर रही है, उसको हम रिसोर्स बोल देते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं लैंड की, तो लैंड भी एक क्या है? आपने टॉपिक पढ़ा था कि लैंड भी एक रिसोर्स है हमारा। सोच के देखो, जितनी भी जमीनें जो आप देखते हो दूर दूर तक, है ना, आपका स्कूल, आपका घर, सड़कें, सब कुछ कहां बना हुआ है? जो एग्रीकल्चर जो होता है ना, जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी सब्जियां वगैरह आ रही है, कहां से आ रही है? जमीन के अंदर से तो आ रही है भाई। वो जो पेड़ होता है, पेड़ पौधे वगैरह जो भी होते हैं, ये किस पे होते हैं? ये सब कहां पे उगते हैं? जमीन पे उगते हैं। तो भाई लैंड की हम बात करें, जमीन की हम बात करें, तो जमीन भी क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। ऐसा तो है नहीं कि हम हवा में लटकते रहते हैं, है ना। जमीन पे क्या हम लोग रह रहे हैं, पूरी जो दुनिया है वो जमीन पे रह रही है, लैंड पे रह रही है। और लैंड भी क्या है भाई? लैंड एक रिसोर्स है। अच्छा, अब लैंड के साथ दिक्कत क्या होती है कि लैंड जो होता है ना वो लिमिटेड होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि पूरी अर्थ है हमारी, पूरी अर्थ पे लैंड वाला पोर्शन है। अब ऐसा तो है नहीं कि लैंड को हम बढ़ा सकते हैं, लैंड के साइज को बढ़ा सकते हैं। लैंड उतना का उतना ही रहेगा और उस लैंड का जो पोर्शन है, उस लैंड का जो साइज है, उस पर हमको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो उस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लैंड रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली इंडिया की बात करने वाले हैं। हमारा पार्ट 2 है तो इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे, क्योंकि लैंड पे क्या होता है, लैंड पे हम क्या करते हैं, लैंड पे ही हम जो है एग्रीकल्चर करते हैं, तो हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी जो मैंने थोड़ी सी लंबी खींच दी। तो बेसिकली हम लैंड के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। और एग्रीकल्चर में जो भी चीज आप पढ़ने वाले हो ना, वो सारी चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ रखी हैं, तो वो मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। उसका पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आपको पीपीटी मिल जाएगी, आपको इसके नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पे, तो वहां से आप देख सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। और हम बात करें टॉपिक टू बी कवर्ड में हम बात करें तो लैंड यूज कैटेगरीज की बात करेंगे कि लैंड के हम किन किन कैटेगरीज में हम जो है लैंड को यूज करते हैं। भाई लैंड है, उस पर आप घर भी बनाओगे, उस पर आप सड़कें भी बनाओगे, उसी लैंड पे खेती भी करोगे, उस लैंड पे फॉरेस्ट होंगे। ये सब किस पे होता है? लैंड पे होता है। तो भैया हमने लैंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई इस लैंड पे ये होता है, इस लैंड पे ये होता है, ये लैंड खाली पड़ा हुआ है, ये लैंड पैस्चर वाला है, ये लैंड बैरल लैंड है। तो समझ रहे हो ना, तो लैंड को हमने उसके यूजेस के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? चलिए अच्छा, अब जो भाई, अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो लैंड है ओवर द टाइम उस पर कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है किसी पर्टिकुलर लैंड पे, वो चेंज भी होती रहती है। जैसे आप देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, वहां पर आप देखोगे इनिशियली जो लोग थे वो ज्यादातर जो है किस पे डिपेंडेंट थे? प्राइमरी एक्टिविटीज पे, तो उन्हें लैंड की ज्यादा जरूरत थी। अब वही जो लैंड है
वहां पर क्या हो गया, वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई हैं, वहां पे सेकेंडरी जो एक्टिविटीज हैं, जो टर्शियरी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जा रही है। तो ओवर द टाइम आप देखोगे है ना, जो लैंड के यूजेस हैं वो भी बदलते रहते हैं, वो भी शिफ्ट होते रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आप देखोगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, क्या होता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, है ना, जो कॉमन कम्युनिटी जो होती है, वो जो ऑल टुगेदर जो कम्युनिटी जो होती है उनका उस पर क्या होता है, ओनरशिप होती है, किसी एक बंदे की ओनरशिप नहीं होती, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया की हम बात करेंगे, क्रॉपिंग सीजन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, और इंडिया में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, और हम थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे बाहर के जो देश है उनसे। ये सारे जो टॉपिक्स है वो हम कवर करने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडियन एग्रीकल्चर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑल टुगेदर हम सारे ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, लेकिन जल्दी से करना पड़ेगा हमें, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सर आप कहोगे सर आपने डिटेल में नहीं पढ़ाया, बेटा डिटेल में नहीं, माइंड मैप सीरीज है तो उसमें आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा अब सुनो, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे लैंड क्लियर हुआ, आप क्या देखते हो, आपने आसपास बहुत सारे लैंड्स वगैरह देखते हो, और इन लैंड्स पे क्या देखते हो आप, इन लैंड्स पे आप देखते हो, इन लैंड्स पे आप रोड्स बनी हुई देखते हो बड़ी बड़ी, इन लैंड्स पे आपका स्कूल बना हुआ है, ये जो लैंड्स है ना, इस पे आप बड़े बड़े खेत देखते हो जहां पर जो है अलग अलग चीजों की फार्मिंग की जा रही है। और लैंड पे आप हर एक चीज का देखते हो, आप लैंड पे देखते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह कहां बनी हुई है, लैंड्स पे बनी हुई है। मैं जहां से आप पढ़ा रहा हूं वहां पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहां से मैं अपना जो है लेक्चर ले रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है लैंड्स के अलग अलग यूजेस देखते हो, है ना, कहीं पे खेती हो रही है, कहीं पे सड़कें बनी हुई है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ, कहीं पे गार्डन बना हुआ है, कहीं पे बाग बगीचे बने हुए हैं, हर एक तरीके से, मतलब एक लैंड पे आप देखोगे उसके अलग अलग यूजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, क्लियर हुआ। अब यहां पे जब बात आती है कि भाई ये जो लैंड का यूज जो हो रहा है इसके रिकॉर्ड्स होते होंगे, है ना, मतलब ये हम जो लैंड यूज कर रहे हैं इनके कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड्स होते होंगे ना, बिल्कुल होते हैं जी, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड यूज रिकॉर्ड्स बोलते हैं। अब ये पूरा डेटा रखता कौन है, हर चीज का जो हमारी गवर्नमेंट जो है डेटा रखती है। तो भाई ये जो लैंड यूज हो रहे हैं कि भाई कहीं पर जो है आप खेती कर रहे हो, कहीं पर जो है आप कुछ कर रहे हो, कहीं पे आप कुछ कर रहे हो, तो जो अलग अलग यूजेस हैं लैंड्स के, इसका कोई रिकॉर्ड तो रखता होगा ना। तो भाई हाँ बिल्कुल रखा जाता है, और किसके द्वारा रखा जाता है, तो हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इन सारी चीजों के जो है रिकॉर्ड रखता है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो सारे लैंड यूजेस के जो है रिकॉर्ड रखता है कि कहां कहां लैंड का कैसे कैसे यूज किया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब हम जब बात करते हैं लैंड यूजेस की, तो हमने इसको जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम देखो जब लैंड यूजेस की बात आती है तो मेजरमेंट की भी बात आती है, तो हमने उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। एक को हमने बोल दिया भाई रिपोर्टिंग एरिया, है ना, एक को हमने बोल दिया रिपोर्टिंग एरिया, और दूसरे को हमने क्या बोल दिया, दूसरे को हमने बोल दिया ज्योग्राफिकल एरिया। अच्छा ये दोनों है क्या बेसिकली, तो देखो रिपोर्टिंग एरिया की सिंपल से अगर हम बात करें तो मैं आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया गया है। तो जो रिपोर्टिंग एरिया जो है ना, जैसे मेजरमेंट के दो टाइप होते हैं, जैसे लैंड को मेजर कर रहे हैं कि भाई कहां पे क्या क्या हो रहा है, तो हमने एक तो रिपोर्टिंग एरिया बता दिया, एक को हमने बता दिया ज्योग्राफिकल एरिया। रिपोर्टिंग एरिया कौन बनाता है भाई, तो हमारा जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो बनाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे कि लैंड के कहां का यूजेस हो रहे हैं, ये बेसिकली चेंज भी हो सकता है। जो हमारा रिपोर्टिंग एरिया है वो बदलता रहता है, चेंज भी हो सकता है। मे बी आप देखोगे कि किसी लैंड पे कभी खेती हो रही थी, लेकिन 5 साल बाद वहां खेती नहीं हो रही, वहां पूरी एक सोसाइटी डेवलप होगी, वहां पे हमने घर बना लिए, तो वो सब किसमें आ जाता है, रिपोर्टिंग एरिया में। अब दूसरा होता है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है वो किसके द्वारा आप देखोगे किसके द्वारा मतलब मेंटेन किया जाता है, तो आप देखोगे हमारा द सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो देखो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बेसिकली रिपोर्टिंग एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब हम बात करें अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग एरिया, है ना, जो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, हमारा जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो भी रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, लैंड यूज रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, वो हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिए। ऑल टुगेदर हमने जो है 9 तरीके के जो है यहां पर जो लैंड यूज जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें 9 तरीके की जो है हमने अलग अलग यूजेस निकाले हैं, ठीक है। उसी के बारे में बात करने वाले हैं, लैंड यूज कैटेगरी। मतलब ये हुआ कि सर जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, उसने अलग अलग लैंड्स को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। उसके बारे में हम जो है बताना चाह रहे हैं कितने तरह के हैं भाई, वो जो है 9 तरीके के। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करें कौन कौन से 9 तरीके की, तो आप देखोगे फॉरेस्ट की हम बात करें, इन सबको हम जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरेस्ट के बारे में। क्लियर हुआ ना, अब तक जो मैं बता रहा हूं शायद आपको समझ में आ रहा होगा, दिमाग को थोड़ा खोलो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो हमने क्या बोला बेसिकली, हमने बोल दिया कि भाई एक तो जो लैंड मेजरमेंट जो है ना, एक तो हमने रिपोर्टिंग एरिया की तरफ किया, है ना। रिपोर्टिंग एरिया यानी कि ये प्रिपेयर कौन करता है, रिपोर्टिंग एरिया, ये हमारा जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, यानी कि लैंड जो है कहां कहां कितने कितने यूज हो रहे हैं उसके डेटा के बारे में हम बात करेंगे, है ना। और ये कंटिन्यूअसली चेंज भी होता रहता है। और दूसरा हमारा है ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात करें कि पूरा एरिया कितना है ना, जो ऑल टुगेदर जो एरिया है वो कितना, ये फिक्स रहता है ना, ये चेंज नहीं हुआ है। और ये कौन मेंटेन कर रहा है, तो हमारा जो ज्योग्राफिकल जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये जो है इसको जो हमारा ये जो सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये डिपार्टमेंट जो है इसको पूरा जो है क्या करता है, मेंटेन करता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग लैंड्स के यूजेस रखे हुए हैं कि लैंड कौन सा लैंड कहां पर यूज हो रहा है, उसकी हम बात करेंगे, है ना। वो रिपोर्टिंग की हम बात करने वाले, क्या क्या रिपोर्ट है उसकी। तो भाई इतने सारे जो यहां पर आप देखोगे
क्या दे रखे हैं यहाँ पे, इतने सारे जो टाइप्स हैं वो दे रखे हैं लैंड यूजेस की। कौन कौन से टाइप है, पहले हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट के बारे में। अच्छा, जब बात होती है फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट से आप समझते क्या हो बेसिकली, जंगल। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा फॉरेस्ट का अलग मतलब है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो जंगल वाला एरिया है इसमें वो वाला एरिया कवर हुआ है, मतलब टोटल एरिया जो है हमारे पास, इसमें इस पर्टिकुलर एरिया पे जंगल है, वो तो है ही है। प्लस यहाँ पे दूसरी चीज और बोली गई है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जिन एरियाज को डिक्लेयर कर रखा है फॉरेस्ट, कि भाई आगे जो है एक्सपेंशन कर सकते हैं, आगे उधर फॉरेस्ट वगैरह बन सकता है ना, जहां पर गवर्नमेंट ने उस एरिया को डिमार्केट कर रखा है कि भाई ये फॉरेस्ट है, उस एरिया को भी हम किसमें काउंट करेंगे, फॉरेस्ट में जो है काउंट करेंगे। क्लियर हुआ। और ये जो एरिया है फ्यूचर में भी चेंज हो सकता है ना, मे भी जो है इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि देखो अभी हम बात करें अपनी इंडिया में बहुत कम जंगल है ना, आधे जंगलों को हमने काट दिया है ना। तो एक रिक्वायरमेंट होती है कि 33% जो है जंगल होनी चाहिए किसी भी देश में। क्लियर हुआ। अगर कोई डेवलप्ड नेशन आप देखोगे वहां पर 33% की रिक्वायरमेंट मिनिमम होनी चाहिए, 33% जंगल होनी चाहिए उस देश में। लेकिन हमारा जो इंडिया उस चीज को मीट नहीं करता। तो आप देखोगे ये जो एरिया है जहां पर फॉरेस्ट है, ये चेंज भी होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट के अनुसार जो है कुछ एरिया ऐसे भी है जहां जंगल नहीं है एक्चुअल में, लेकिन वहां पर उसको जो है जंगल बता रखा है, उसको फॉरेस्ट बता रखा है, डिमार्केट कर रखा है कि मे भी फ्यूचर में जो है हम जंगल बना लेंगे वहां पे। ठीक है। दूसरे की हम बात करें बैरन एंड वेस्टलैंड। अच्छा, इसके नाम से लग रहा है कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां की टेरेन कुछ ऐसी होती है, जैसे मान के चलो पहाड़ों पे चले जाओ, अब पहाड़ों पर पॉपुलेशन बहुत कम मिलती है ना। क्यों? क्योंकि वहां का जो रिलीफ फीचर है, वहां की जो टेरेन है वो वहां रहने लायक नहीं है। ठीक है। तो ऐसे एरिया में नॉर्मली क्या होता है, बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। हिली एरियाज हो गया, माउंटेन्स वाले एरिया हो गए, है ना, जहां पर ऊंची नीचे जो है ट्रेन होती है, डेजर्ट्स वाले हो गए एरिया, या फिर आप देखोगे जो ड्राई एरिया, जो एरिड एरियाज जो होते हैं उनकी हम बात करें तो वहां पर पॉपुलेशन कम होती है, क्योंकि वहां पर सॉइल जो होता है इतना फर्टाइल नहीं होता, या फिर खेती करने लायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका कुछ रिलीफ फीचर इस तरीके का होता है क्या वहां पर खेती वेती करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे एरिया को हम किसमें लेते हैं, बैरन एंड वेस्टलैंड में लेते हैं। ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, अगली की हम बात करें लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अच्छा, अब क्या होता है, अब इसमें वो सारे लैंड आएंगे। आप सोच के देखो, अब सारी जो लैंड है उन पर खेती थोड़ा ना कर रहे हैं, कहीं पे आप बिल्डिंग्स देखते हो, कहीं पे आप अपना स्कूल देखते हो, कहीं पे सड़कें बने देखते हो। तो वो सारी जो एरिया है, चाहे मैं बात करूं किसकी भाई, रूरल की बात करूं, चाहे मैं अर्बन की बात करूं, तो यहां पे आप देखोगे कुछ जगह पे आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है वो दिखाई देगा। कहीं आपको रोड्स मिलेंगी, कहीं आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी, कहीं आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। अब वो जो एरिया है बेसिकली कहीं एक टाइम पर उन पर खेती हुआ करती होगी, आज से 200 300 100 साल पहले। लेकिन अब क्या है, वो अब जो है वो जो लैंड है अब किसमें काउंट होगा, वहां खेती थोड़ी ना हो रही है, वहां पे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है ना। जैसे कि रोड्स की बात करें, कैनाल्स की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, शॉप, इन सब की बात करें, तो ये सारी जो चीजें हैं किसमें इंक्लूड होंगी, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। मतलब उनका जो यूज है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं हो रहा, वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो रहा है। और आप देखोगे बहुत सारा इंडिया में क्या हो रहा है आज के टाइम में, आप देखोगे बहुत सारे जो एग्रीकल्चर वाला जो लैंड है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, तो कॉन्टिन्यूसली आप देखोगे एग्रीकल्चर वाला जो लैंड है वो भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट होता जा रहा है धीरे धीरे धीरे। ठीक है। चलिए आप बात कर लेते हैं, आगे बात करें एरिया अंडर द परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। अब आप देखते हो जैसे गांव में आप जाते हो तो कोई एक खेत होगा, वहां पर जो है बहुत सारे चरवाहे वगैरह आते हैं और वहां पे वो चरवाते हैं अपने जो भी उनके कैटल्स वगैरह होते हैं उनको। आप देखोगे वहां पर कि अब वो जो लैंड होता है वो किसी का नहीं होता, वो पूरी कम्युनिटी का होता है ना। पूरे गांव के जो गांव भर के लोग हैं वो आते हैं वहां पर, उनको चरवाते हैं। तो आप देखोगे वैसे जो एरिया होंगे वो किसमें आएंगे, अंडर द परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग, है ना। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे ये जो पूरे लैंड्स होते हैं किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, तो ये यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। यहाँ पे आप देखोगे पूरी की पूरी जो कम्युनिटीज होती है, लेट्स से पंचायत की हम बात करें या फिर गवर्नमेंट की हम बात करें, वो उनको जो है ओन करते हैं। क्लियर हुआ। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, है ना। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्या होते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। लेकिन इतना समझो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो पूरा रिसोर्स है, ये जो लैंड है बेसिकली, ये आप देखोगे किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती इसमें, है ना। यहाँ पे आपको एक पूरा प्रॉपर पूरी एक कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब अगले पे चलते हैं, एरिया अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल एरिया। अच्छा अब इसकी हम बात करें कि कौन सा एरिया की बात हो रही है, मिसलेनियस ट्रीज की बात हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपका घर बना हुआ है ना, और घर के आगे जो है एक प्यारा सा गार्डन बगीचा बना हुआ है, वहां पे आपने 3 4 5 पेड़ लगा रखे हैं, या फिर आप देखते हो कोई आपका घर है और घर के आगे खाली जगह है, वहां पर पार्किंग वार्किंग की जगह है, एक आम का या फिर नीम का पेड़ लगा हुआ है। क्लियर हुआ ना। तो जो ऐसे एरिया होते हैं उनको हम क्या बोल दिया, हमने उनको मिसलेनियस एरिया बोल दिया। मिसलेनियस ट्रीज वगैरह जो होते हैं, है ना, ग्रोव्स वगैरह जो होती है, इनकी हम बात कर रहे हैं। मतलब ये एरिया जो है सोच के देखो ना, यहाँ पे घर बना हुआ है ना, यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है ना, यहाँ पे सड़क बनी हुई है ना, यहाँ पे खेती हो रही है, खाली पड़ा हुआ है। अब उसमें चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपने देखा होगा गांव में अक्सर ऐसा होता है कि आपके घर के आगे बहुत सारा जो एरिया होता है वो खाली वाली बना होता है, वहां पे आप कैटल्स वगैरह को बांधते हो, है ना, वहां पे आपकी गाड़ी पार्क होती है। तो ऐसे एरिया को जो हम यहाँ पे काउंट करेंगे, वहां पे आपका पूरा बगीचा होता है। क्लियर हुआ। चलिए है ना। तो इस यहाँ पे वही आ जाते हैं, इसमें जो ऑर्चर्ड्स वगैरह होते हैं, आपके फ्रूट ट्रीज होते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं हम कल्चरल वेस्टलैंड के बारे में। अच्छा अब इसका क्या मतलब है कल्चरल वेस्टलैंड, इसका ना मतलब आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि सर मैं तो पिछली क्लास का याद नहीं, क्लास 10th का कैसे याद रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। अच्छा अब कोई भी लैंड को आप खाली छोड़ देते हो, उस पर आप खेती नहीं कर रहे, है ना, वो अनकल्टिवेटेड है। कब तक भाई, तो आप देखोगे मोर देन
5 years, मोर देन 5 years, 5 साल से ज्यादा जो आपने किसी खेत को जो है खाली छोड़ दिया, आप खेती ही नहीं कर रहे, आप उसका कोई भी रीजन हो सकता है, मे बी आप चाहते हो जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी गेन हो जाए, या फिर आप ये चाहते हो कि ठीक है वहां पे प्लॉटिंग हो गई है ना, हाईवे निकल गया, उसके रेट बहुत बढ़ गया, आप खेती क्यों करोगे, अब तो पैसा आ गया आपके पास, क्योंकि वहां के रेट बहुत बढ़ चुके हैं। तो लोग क्या करते हैं भाई, वहां पे खाली छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं कर रहे, उसके रेट बढ़ने का वेट कर रहे हैं। तो किसी भी रीजन से आपने किसी भी लैंड को आपने 5 साल से ज्यादा, 5 या 5 साल से ज्यादा आपने खाली छोड़ दिया है, उसको हम क्या बोल देंगे, कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोल देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आप खेती कर सकते हो बट आप नहीं कर रहे हो, उसका कोई भी जो रीजन हो सकता है। क्लियर हुआ? हाँ ना, फटाफट से बताओ। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, मे बी आप उसकी फर्टिलिटी को रीगेन करना चाह रहे हो, उसकी लैंड की क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव करना चाह रहे हो, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं करंट फैलो के बारे में, करंट फैलो के बारे में। अच्छा, और इसमें याद रखना है, इसमें जो है हमारा नेट शोन एरिया जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता। नेट शोन एरिया क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, करंट फैलो लैंड की हम बात करें। अब इसमें हम बात हो रही है कि भाई कोई भी लैंड आपने खाली छोड़ दिया है ना, विदाउट कल्टीवेशन, है ना, और इसमें सीन क्या है, तो आपने 1 साल से कम में, यानी कि 1 साल हुई है या फिर 1 साल से कम, 1 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, तो आपने क्या किया, आपका एक लैंड था, ठीक है, अब हुआ ये कि कोई भी कारण हो सकता है, मे बी, है ना, मान के चलिएगा कि लैंड की फर्टिलिटी लूज हो गई, तो आपने सोचा कि यार एक काम करते हैं कि इसको ना 1 साल तक के लिए खाली छोड़ देते हैं, उससे कम, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 या उससे कम। तो ऐसे लैंड को जिसको आपने 1 से कम की साल के लिए जो है खाली छोड़ दिया है फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर एग्रीकल्चर ईयर, इसको हम क्या बोलेंगे, करंट फैलो में बोलेंगे। क्लियर हुआ? हाँ या ना, फटाफट से बताओ, जल्दी से बता दो। ये जो चीजें आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलिए, है ना, लिखा हुआ है ना, इफ लैंड लूज द फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए करते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो, है ना। तो हमने देखो करंट फैलो कर लिया, अब एक और होता है फैलो अदर देन करंट फैलो। तो करंट फैलो की हम बात नहीं कर रहे, मतलब इसमें क्या होगा कि किसी भी लैंड को आपने खाली तो छोड़ दिया है, 1 साल से ज्यादा, 5 साल से कम, है ना, यानी कि 1 साल से ज्यादा हो गया ये, है ना, और 5 साल से कम है, 5 साल से कम है ना। तो एक 3 चीज हो गई यहां पे, जब कंफ्यूजन बहुत होता है। कल्चरल वेस्टलैंड, कल्चरल वेस्टलैंड में क्या होता है, 5 साल से ज्यादा के लिए आपने खाली छोड़ दिया है। दूसरा हमारा करंट फैलो, जो 1 साल से कम के लिए, 1 या 1 से कम। और अगर हम बात करें फैलो अदर देन करंट फैलो, तो इसमें क्या होता है कि 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम के लिए आपने किसी भी लैंड को खाली छोड़ दिया है, उसको हम किसमें काउंट करेंगे, उसको हम जो है फैलो अदर देन करंट में हम इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर, है ना, समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं नेट शोन एरिया के बारे में। नेट शोन एरिया, है ना, ये क्या होता है नेट शोन एरिया। अच्छा, इसकी हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं कि भाई जो एक फिजिकल एक्सटेंट होता है लैंड का, कि कहां तक हम जो है 1 साल में किसी एक लैंड पे कितनी खेती कर सकते हैं। जैसे एक लैंड है ना, मान के लोग आपके पास जो है 5 बीघा खेती है पूरी, अब इस पे जो आप एक पर्टिकुलर एयर में खेती कर सकते हो ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जो है पूरा नेट शोन एरिया बोलेंगे। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप आर शोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट शोन एरिया। जो भी आपकी एकदम जो फिजिकल एक्सटेंट है ना, कितना आप पे लैंड है, उस पूरे लैंड पे आप कितनी खेती कर सकते हो, है ना, उस पर्टिकुलर लैंड पे, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट शोन एरिया बोलेंगे, है ना। क्लियर हुआ? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और याद रखना, इसमें हम चाहे एक लैंड पे 1 से ज्यादा बार खेती काउंट कर रहे हो, बहुत ज्यादा, है ना। एक आपने सुना होगा नेट शोन एरिया। अब इसमें क्या होता है कि आप खेती कर रहे हो, अब आपने 1 साल में 1 से ज्यादा बार कल्टीवेशन कर दिया, लेकिन वो हम काउंट नहीं करते, है ना, हम सिर्फ एक ही बार काउंट करते हैं कि पूरे लैंड पे आपने खेती कितनी बार की, एक ही बार की। उसको हम क्या बोल देते हैं, नेट शोन एरिया बोल देते हैं। नेट कल्टीवेटेड एरिया, नेट शोन एरिया बोल दो, तो उसको हम वही बोलते हैं कि भाई ठीक है, 1 साल में आपने पूरे लैंड जो आपका फिजिकल एक्सटेंट जो है लैंड का, उस पर खेती करी आपने, एक बार की, उसी सेम लैंड पे दूसरी बार की, तीसरी बार भी की, तो वो हम जो है नेट में काउंट नहीं करते, ठीक है। ये हम काउंट करते हैं ग्रॉस में। ग्रॉस में अगर 1 से ज्यादा बार आप कर रहे हो, तो आपने जितनी बार खेती की है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपने सेम लैंड पे 2 बारी खेती कर दी, तो वो किस में आ जाएगा, 2 बारी खेती की है ना, तो ग्रॉस में आएगा, है ना। लेकिन नेट में हम सिर्फ एक बार ही काउंट करते हैं उसको। ये आप चीज थोड़ा सा याद रखना। चलिए, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो लैंड यूज हो रहा है ना, ये जो लैंड यूज हो रहा है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं नहीं आते। अभी तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, लैंड यूज कैटेगरी के बारे में बात कर रहे थे। अब भाई ये जो लैंड हम यूज कर रहे हैं, है ना, अब ऑब्वियस सी बात है, जो लैंड यूज हो रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे, है ना। हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप्ड होता है ना, तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी से एक शिफ्ट होता है सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में। याद रखना है, मैंने बहुत पहले बताया था आपको, जितने भी डेवलप्ड नेशन है उनमें एक मेजर शिफ्ट आता है जब वो डेवलप से या फिर अंडर डेवलप से डेवलप्ड की तरफ बढ़ते हैं, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो एक बहुत मेजर शिफ्ट आता है। तो जब मेजर शिफ्ट आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो है आपको लैंड यूज पैटर्न में भी शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पे उसी की बात हो रही है। क्लियर हुआ ना। तो सबसे पहली बात है साइज ऑफ द इकोनॉमी, है ना। आप देखोगे कि टाइम के साथ साथ जो आपका जो इकोनॉमी का साइज है वो बढ़ता रहता है ना, बढ़ता रहता है। कुछ बहुत सारे जो चेंजेस है वो आते रहते हैं, इनकम लेवल बदलता रहता है। क्लियर हुआ ना।
तो आप देखोगे कि जो ऐसे लैंड जिनको पहले खाली छोड़ दिया गया था, पॉपुलेशन बढ़ेगी और यहां पे आप देखोगे कि इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, तो जो लैंड पहले मार्जिनल पड़े हुए थे उनको भी आप इस्तेमाल में लाओगे। क्लियर हुआ ना। और हम बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। अब जैसे हम बात करें कॉम्पोजिशन इकोनॉमी की बात हो रही है कि भाई कौन क्या कर रहा है। अब जैसे कोई प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई टर्शरी में, कोई सेकेंडरी में, तो आप देखोगे जैसे जैसे आप देखोगे लोग जो है सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना शुरू होंगे, है ना। तो आप देखोगे यहां पर कि जो लैंड का यूज हो रहा है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है ना, वो एक शिफ्ट आएगा यहां पे कि नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है लोग लैंड को यूज करेंगे। समझ रहे हो। जैसे सोच के देखो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग खेती कम कर रहे हैं। अब लोग क्या करेंगे, अब लोग कहेंगे कि देखो जब पॉपुलेशन भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है ना, और हमें क्या चाहिए, हमें लैंड भी चाहिए। तो अब देखोगे जो लैंड पहले खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था वो अब किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जो है अब नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। चाहे आपने उसमें घर बना लिया, चाहे उसमें आपने सड़क बना ली, कुछ भी बना लिया, एक्सवाइजेड। क्लियर हुआ ना। जैसे हम बात करें, एक परफेक्ट एग्जांपल है नोएडा और गुड़गांव। आज से 20-25 साल पहले नोएडा गुड़गांव में खेत वगैरह हुआ करते थे, जंगल हुआ करता था। आज के टाइम पर देख लो वहां पर कोई खेती करेगा नहीं, वहां की प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो चुकी है। खेती तो बहुत दूर की बात है, वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, घर बन गए हैं, पूरी की पूरी सोसाइटीज डेवलप हो चुकी है ना। लेकिन आज से 20-25 साल पहले नोएडा में, गुड़गांव में कुछ भी नहीं था, खाली पड़े हुए थे, जंगल था वहां पे। समझ में आया। तो यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट नजर आता है जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी से जो एक सेकेंडरी एक्टिविटी जो है या टर्शियरी एक्टिविटी जो है उसमें एक मेजर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और बोली गई है कि भाई जब एक होता है ना कि मेजर शिफ्ट जब होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, तो एक चीज और हो जाती है कि भाई जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, खाने पीने की चीजों की डिमांड बढ़ रही है, तो यहां पर यह भी जरूरी है कि भाई जो लैंड है ना उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए, है ना, उसकी फर्टिलिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है, लैंड जो है लिमिटेड है और आपको जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। तो आप उस लिमिटेड लैंड पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करोगे कि जब उस लैंड की जो फर्टिलिटी होगी, है ना, वो इंप्रूव होगी, उसके बाद ही तो आप ज्यादा करोगे ना। तो ये भी बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिड्यूस द ओवर टाइम, द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर डिक्लाइन, नंबर ऑफ द पीपल फेड बाय एग्री इज इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ। यानी कि हम यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि यार ये जो आप जैसे ओवर द पीरियड आप डेटा उठाओगे ना 20-25 साल का, 30 साल का, तो यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट आया है कि लोग जो है खेती कम कर रहे हैं, है ना। पहली बात तो खेती में, इंडिया में खेती में इतना फायदा है नहीं, गवर्नमेंट इतनी सब्सिडीज नहीं देती, इतनी देनी चाहिए जितना डेवलप्ड नेशन में दे रही है। और यहाँ पे होता है, देखो हमेशा होता है कि जैसे आप डेवलप्ड नेशन में जाओगे ना, वहाँ पे 20-30% जो लोग हैं वही एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बाकी के लोग जो है वो सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टॉपिक हमारा पढ़ो आप क्या है, 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस, कि भाई जो ये लैंड यूज के चेंजेस आ रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। आपकी इकोनॉमी जैसे शेप ले रही होगी वैसे वैसे आप देखोगे यहाँ पर कि जो लैंड के यूजेस हैं वो भी शिफ्ट हो रहे होंगे। समझ में आया। बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब ये जो शिफ्ट हुआ है, मतलब ये जो लैंड यूज में शिफ्ट हो रहे हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं कि जो पहले लैंड यूज हो रहा था वो किसी और यूज में हो रहा था, अब किसी और यूज में हो रहा है, तो उसमें क्या देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमने अभी पढ़ा है ना, सबके बारे में हमने 9 चीजों के बारे में पढ़ा ना, 8-9 चीजों के बारे में, उसमें देखा है कि इंक्रीज इन द 3 कैटेगरी, 3 नहीं एक्चुअली 4 है, 4 कैटेगरीज, है ना, 4 कैटेगरीज लिख लेना। एक तो फॉरेस्ट, अब आप देखोगे फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट एरिया पहले से बड़ा ऐसा बोला जा रहा है। अब जैसे देखो फटाफट से यहाँ पे ये पूरा डेटा देखो, पूरा डेटा देखो फॉरेस्ट का, हमारे ये रहे फॉरेस्ट, है ना। तो आप अगर देखोगे 1960 से 61, तो यहाँ पे फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, फॉरेस्ट का मतलब वो फॉरेस्ट नहीं है जो गवर्नमेंट ने डिमार्केट कर रखा है, उस फॉरेस्ट की बात हो रही है ना। तो वो 18 था, अब कितना हो गया, 23% हो गया, और कितना होना चाहिए, 33%। मतलब ये चेंज भी हो सकता है ना, गवर्नमेंट इसको चेंज भी कर सकती है। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है ना, एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। अब इसकी बात करें, मैंने आपको बताया जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो द एरिया जो है अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए वो बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। देखो यहाँ पे कहां है ये नॉन एग्रीकल्चर यूज एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर, है ना। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये डेटा 1960 का है और ये 2008-9 का है। क्लियर, अब तो और ज्यादा बढ़ गया होगा। तो आप ये पूरा डेटा देख लेना, और यहाँ पे आप देखो इंक्रीज इन द 3 कैटेगरी और 4 एरिया डिक्लाइन। कौन कौन से एरिया डिक्लाइन हुए, बैरन एंड वेस्टलैंड। ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जहां बैरन है, जहां पे वेस्टलैंड है, या तो उनको एग्रीकल्चर के लायक बना लिया है, या फिर आप देखोगे वहां पर भी जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे डेवलप हो रही है और उसको भी जो है किसमें यूज, किसके लिए यूज में ले रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये नॉन एग्रीकल्चर को यूज में धीरे धीरे ले रहे हैं। यानी कि जहां पर पहले बैरन लैंड था या फिर वेस्ट लैंड था, या तो उसको एग्रीकल्चर के लायक बना लिया हमने, या फिर आप देखोगे वहां पर हमने जो है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया, है ना। कल्टिवेटिव वेस्टलैंड की हम बात करें, एरिया अंडर द पेस्चर एंड ट्री क्रॉप की हम बात करें, पहले से डिक्रीज हुआ है, पहले बहुत ज्यादा था एरिया अंडर द पेस्चर्स एंड ट्री, और अब कम है। और हम बात करें फैलो लैंड की, हम बात करें फैलो लैंड भी जो है डिक्लाइन हुआ है। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में। कॉमन, अभी हमने बात की थी ना कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, बैरल जो हमारे पैस्चर वाले लैंड्स होते हैं, फिर जो गांव में जो ऐसे लैंड्स होते हैं इनकी जिनकी ओनरशिप किसी के पास नहीं होती, वो पूरे के पूरे कम्युनिटी के होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिकली कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। मतलब या नाम से लग रहा होगा ना कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राइवेट और एक दूसरा होता है कॉमन प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ ना। तो अगर मैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की बात करूं, ये कॉमन लोगों के द्वारा कॉमन पर्पस के लिए यूज होते हैं। कॉमन पर्पस जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, है ना, चरवाई के लिए। अब चरवाई जो होते हैं ऑब्वियसली बात है उन सबके जो है कैटल्स है,
तो सबको जो है चरवाना है, जो पैस्चर्स वगैरह जो होते हैं ये सब जो है चरवाए के लिए जो चारा मिलता है वो सब यूज करेंगे ना गांव में, तो एक कॉमन पर्पस के लिए जो है यूज होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोवाइड फोडर फॉर लाइफ स्टॉक, भाई चारा चाहिए, कैसे मिलेगा चारा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है एक पूरा खेत होगा, वहां पर क्या होगा, गांव के जो लोग होंगे उन्होंने कैसे भी करके जो डिसाइड कर रखा होगा यहाँ पे इतना लगेगा, यहाँ पे इतना फूडर होगा, तभी तो वो अपने कैटल्स को लाते हैं चरवाने के लिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा, प्रोड्यूस माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट्स, नट्स, फाइबर, मेडिकल प्लांट्स। तो आप देखोगे पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो वहां पे आपको ना बहुत सारे जो जैसे पूरा जंगल होगा, वहां पे आपको बहुत सारे फ्रूट्स के जो जंगली जो जैसे हिमालयन जो फ्रूट्स होते हैं उनके प्लांट्स लगे मिल जाएंगे, नट्स, है ना, फाइबर, बहुत सारी जो मेडिसिन वगैरह होती है वो मिल जाती है। एवरी मेंबर हैज अ राइट टू एक्सेस, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें कुछ जो पार्ट होता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का वो कुछ प्राइवेट होता है, और ज्यादातर क्या होता है, ज्यादा आप देखोगे कॉमन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। मतलब वहां पे पूरी की पूरी एक पूरी कम्युनिटी जो होती है उसका राइट होता है, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे जो लोग रह रहे हैं उनका उन रिसोर्सेज पे पूरा हक होता है। जैसे कभी कभी गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर एरिया है, जंगल जो है, उसको आपको ना सेफ रखना है ना। आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, जहां पर शिकार वगैरह ज्यादा हो रहे होते हैं तो आसपास जो भी गांव होते हैं उनसे बोलती है गवर्नमेंट कि आप एक काम करो, आपका काम क्या है, इस जंगल को प्रोटेक्ट करना। अब जो भी इसमें शिकार वगैरह करेगा तो आप उसको प्रोटेक्ट करोगे, है ना। बदले में आप क्या कर सकते हो, बदले में आप इस जंगल के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में किसी एक की ओनरशिप नहीं होती, है ना, बल्कि पूरी कम्युनिटी की ओनरशिप होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, हम बात कर लेते हैं, है ना। अब हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर वो शुरू हो गया। तो एग्रीकल्चर लैंड यूज की हम बात करें इंडिया में, तो देखो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में थोड़ा अलग सीन है। जैसे आप इंडिया की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोग जो है, 54% से ज्यादा जो लोग हैं वो किसमें इन्वॉल्व है भाई, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है ना, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। लेकिन अगर अब यहीं पे आप कंपेयर करोगे डेवलप्ड से, है ना, वहां पे बहुत कम है, वहां पे 20 to 30% है जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इंडिया की हम बात करें, इंडिया में आप देखोगे ना कि जो पर यूनिट ऑफ लैंड है, पर यूनिट ऑफ लैंड, है ना, अगर मैं हर एक इंसान की बात करूं उन हर एक इंसानों पे पर यूनिट लैंड कितना आ रहा है, तो उसमें हम बहुत पीछे एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशन। अब आप देखोगे ना हमारी इंडिया की एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब सोच के देखो हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खेती कर रही है, लेकिन फिर भी आप देखोगे खाने की कमी है। फिर भी आप देखोगे कि भाई जो पर पर्सन की हम बात करें तो उसके हिसाब से पर यूनिट लैंड बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। क्लियर हुआ ना। तो ये सारी जो चीजें हम भाई देखने को मिलती है, वहां पे वही बात हो रही है कि भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड इन एग्रीकल्चर इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। लैक ऑफ एक्सेस टू द लैंड लीड्स टू पॉवर्टी। अब इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में लैंड बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे आज से ज्यादा जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली बात है, तो उनको लैंड चाहिए। अब दिक्कत इंडिया में ये भी है कि भाई कुछ जो लोग हैं, कुछ मुट्ठीभर जो लोग हैं, उनके हाथ में जो है ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है उनके हाथ में, है ना। स्पेशली अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया की, इससे क्या होता है भाई, जब आप देखोगे ना हर किसी के पास जब एक्सेस नहीं होता उस पर्टिकुलर लैंड का तो पॉवर्टी बढ़ती है। फिर वो क्या करेगा, फिर वो दूसरे काम करने की सोचेगा। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है कि भाई जो प्रोडक्टिविटी होती है, ना सिर्फ हम खेती की बात कर रहे हैं, प्लस हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो भाई वो जो लैंड है या फिर वो जो सॉइल, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, कितना हमें उगा के देगी, वो कितना प्रोडक्शन होगा, कितना आउटपुट निकलेगा, है ना। तो वो भी मैटर करता है कि भाई हमें ऐसा नहीं है कि हमें जो है एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाना है, जितना है वो लिमिटेड है, जितना है उसमें हमें उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है, तो वो भी चीज मैटर करती है। क्लियर हुआ। लैंड ओनरशिप है सोशल वैल्यू इन द रूरल एरिया। अब देखोगे आप यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वो पॉइंट बताया था ना आपको कि आप जैसे गांव में जाओगे तो वहां पे जमींदार वगैरह होते हैं, और इंडिया की स्पेशली बात करूं ना, आपने देखा होगा कि लैंड के चक्कर में, जमीन के चक्कर में भाई भाई को मार देता है। एक सोशल वैल्यूज रखते हैं स्पेशली रूरल एरियाज में, है ना। तो लैंड से लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं, स्पेशली मैं गांव के एरियाज की बात करूं। तो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में थोड़ा सा डेटा अलग ही, थोड़ा सा डरा देने वाला डेटा है। क्लियर हुआ ना। चलिए देखो, अब यहाँ पे थोड़े से बात कर लेते हैं टोटल कल्टिवेटेड लैंड के बारे में कि भाई टोटल कल्टीवेटेड लैंड जो है वो क्या है, वो मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल कल्टीवेटेड लैंड, जिसमें हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसमें हम खेती कर रहे हैं। तो उसमें ना आपके उसमें भी दे रखा होगा, बुक में दे रखा होगा, तो उसमें क्या काउंट किया गया, नेट शोर एरिया, है ना। फैलोलैंड, फैलोलैंड का मतलब क्या हुआ भाई, फैलोलैंड का बताओ फटाफट से जल्दी से, है ना। फैलोलैंड का मैंने आपको बताया था कि जो लैंड जो है हमने एक से कम साल के लिए खाली छोड़ रखा है, उसके बाद हम उस पर खेती करने लगेंगे, ठीक है। प्लस ऑल्टरेबल वेस्टलैंड, है ना, ये भी हमने जो है यहाँ पर इसको भी इंक्लूड किया है। ये तीनों को जब आप सम कर देते हो तो ये क्या निकल के आता है, टोटल कल्टीवेबल एरिया निकल के आता है। अब सुनो देखो, है ना, मे बी आप देख सकते हो कि देखो नेट शोन एरिया तो प्रॉपर हमने जितना हमारे पास एरिया, जितना हमारा एक्सेस है वो एरिया हो गया पूरा, है ना, जहां पे खेती हो रही है एक साल में। चलिए फैलो लैंड की हम बात करें, चलो आपने खाली छोड़ दिया होगा, लेकिन फिर भी आप खेती तो कर रहे हो ना उस पर, एक साल बाद ही कर रहे हो, कर तो रहे हो, है ना। एक साल या एक साल से कम के लिए आपने खाली छोड़ दिया, उसके बाद करने लगोगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वेस्टलैंड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या पता आपने वो जो आपका वेस्टलैंड था, बैरल लैंड था, उसमें आपने प्रॉपर तरीके से मैन्यूर वगैरह डाल के, है ना, खाद वगैरह डाल के आपने उसको क्या पता आपने जो एग्रीकल्चर के लायक बना लिया हो,
तो ये तीनों का जब आप सम करोगे ना तो आपको जो है टोटल कल्टीवेबल जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि हमारा जो एरिया है ना ये बहुत कम है, हमारे इंडिया में जो है बहुत कम है ना। अब देखो यहाँ पे सिंस देयर इज नो एक्स्ट्रा लैंड अवेलेबल ओनली द हाई यील्ड वैरायटी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे बोला गया है कि देखो अब लैंड लिमिटेड है ना। अब जैसे हम नेट कल्टीवेबल एरिया की बात करें तो ये लिमिटेड है। अब लैंड को थोड़ा बढ़ा सकते हो। अब ऐसा थोड़ा घर के लोगों के घर तोड़ तोड़ के आप खेती करोगे या फिर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हटा के आप खेती करोगे। लैंड लिमिटेड है। आप एक काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल कर सकते हो आप, है ना। आप अलग अलग जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है मतलब उस पर्टिकुलर सॉइल की, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हो अलग अलग केमिकल्स वगैरह का यूज करके, ये कर सकते हो। लेकिन आप लैंड की लैंड थोड़ा बढ़ा सकते हो, लैंड तो लिमिटेड है। क्लियर हुआ? चलिए उसी की बात हो रही है। अच्छा, नंबर ऑफ टाइम्स द लैंड कैन बी इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग द इरिगेशन क्रॉप इंटेंसिटी कैन बी। अच्छा, यहां पे एक बात हो रही है कि आप क्या कर सकते हो। आप देखो, आप जो लैंड की जो लेंथ है या फिर साइज जो है उसको बढ़ा नहीं सकते, आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, है ना, कि पर्टिकुलर लैंड पे आप कितनी जो है कितनी बार खेती कर सकते हो, कितनी टाइप्स की क्रॉप को उगा सकते हो, वो चीज आप बढ़ा सकते हो। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्रॉप इंटेंसिटी, है ना। क्रॉप इंटेंसिटी बेसिकली होती क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर लैंड पे, है ना, कितनी बार खेती, कितनी अलग अलग तरीके की क्रॉप्स कर सकते हो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, है ना, कितनी तरीके की अलग अलग मल्टीपल क्रॉप्स को जो है ग्रो करवा सकते हो और एक पर्टिकुलर लैंड पे, है ना। इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना। अलग अलग एक ही खेत पे आप जो है अलग अलग क्रॉप्स को जो है प्रोड्यूस कर रहे हो, समझ रहे हो ना। क्लियर हुआ? तो यहां पे किसकी बात आती है, यहां पे टेक्नोलॉजी की बात आती है ना। और टेक्नोलॉजी में भी दो तरीके की टेक्नोलॉजी आती है कि आप टेक्नोलॉजिकली जो है किसी भी लैंड की जो एफिशिएंसी बढ़ाते हो। पहली चीज क्या है कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की बात कर रहे हो, है ना। आपने क्या किया, आपने कुछ इस्तेमाल किया, कुछ चीज का इस्तेमाल किया और आपने किसी पर्टिकुलर क्रॉप की पर यूनिट जो यील्ड होती है वो बढ़ा दी। या फिर आपने क्या किया, या फिर आपने टोटल जो है ना टोटल जो लैंड है उसका ही आपने आउटपुट बढ़ा दिया। आप चाहे उस पर कुछ भी उगाओ वो अच्छा आएगा, है ना। उसी की बात हो रही है, इंक्रीज द टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम ऑल क्रॉप्स ग्रोन ओवर द, है ना, वन एग्रीकल्चर ईयर। तो एक एग्रीकल्चर ईयर में जितनी भी आप क्रॉप्स को उगा रहे हो उस पर, है ना, उसका ही आपने क्या बढ़ा दिया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दिया आपने। पहले क्या था, किसी पर्टिकुलर क्रॉप पे आप काम कर रहे हो, अब क्या है कि आपने ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ा दिया, ओवरऑल जो आपकी क्रॉप्स है उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी परसेंटेज। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आपके एनसीईआरटी में पूरा फॉर्मूला दे रखा है ना। तो जीसीए ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय एन एस ए नेट शोन एरिया इनटू 100। इससे क्या आ जाएगा, क्रॉप इंटेंसिटी आ जाएगी। अब सुनो, यहाँ पे ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया। मान के चलो कोई लैंड है ना, उस पर आपने साल में एक से ज्यादा बार खेती कर ली, एक बारी, दो बारी, तीन बारी मल्टीपल क्रॉपिंग कर लिया आपने, है ना। एक मतलब आपने क्या किया, एक खेत में मल्टीपल क्रॉपिंग तो खैर अलग होती है, वो तो खैर उसका मतलब ही अलग होता है, लेकिन हाँ आपने क्या किया, एक साल में आपने, है ना, मल्टी क्रॉपिंग कर लिया आपने। मतलब आपने क्या किया, आपने पहले किसी एक चीज की खेती की, फिर आपने दूसरी चीज की खेती कर ली, है ना। पहले आपने वीट को उगाया, फिर आपने जो है मान के चलो आपने मस्टर्ड को उगा दिया, फिर आपने पल्सेस को उगा दिया, है ना। तो ये जो पूरी जैसे एक खेत पे आपने किसी पर्टिकुलर लैंड पे जितनी बार भी आप खेती कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, वो किस में काउंट होता है भाई, वो जीसीए में काउंट होता है। और नेट शोन एरिया में क्या होता है, नेट शोन एरिया में हम पूरे लैंड को लेते हैं, जितना भी आपका लैंड है, लेकिन उसमें अगर आपने एक बारी खेती की है, दो बारी खेती की है, तीन बारी, वो हम सबको काउंट नहीं करते, हम सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे उसको। आपने यूज किया है ना उसको, तो एक ही बार काउंट होगा। अब वो मैटर नहीं करता कि आपने उसमें 10 बारी खेती कर ली, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ एक ही बार काउंट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेट शोन एरिया बोलते हैं, है ना। इससे हमारा क्या निकल आता है, इससे हमारा क्रॉप इंटेंसिटी इन परसेंटेज निकल आता है। चलिए क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जो हम टॉपिक शुरू होने वाले हैं ना, अब ये बहुत ही बच्चों वाले टॉपिक है, बहुत ही बच्चों वाले टॉपिक है। क्यों सर बच्चों वाले टॉपिक क्यों? क्योंकि बेटा आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और ये पूरा जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं ना, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, डेटा बेस्ड है सारी चीजें, आप खुद पढ़ सकते हो, है ना। आप एनसीईआरटी को साथ लेके बैठना, क्योंकि होता क्या है कभी कभी डेटा आगे पीछे हो जाता है, परसेंटेज नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं। क्लियर हुआ ना? तो अब एक बार एनसीईआरटी को लेके बैठना, क्या पता मैच ना हो एनसीईआरटी में जो लिखा हो, और पूरी जो चीजें आप देखोगे वो सेम टू सेम है। आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है और क्लास 12th में भी पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे प्रॉपर आपका क्लास 10th का जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, क्लास 8 का जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, वो यहाँ पे शुरू हो गया है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है क्रॉपिंग सीजन के बारे में, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो हम आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ पर अलग अलग सीजन होते हैं, और उन अलग अलग सीजन में हम अलग अलग क्रॉप्स को जो है ग्रो करवाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं उनका। तो जैसे हम जून से सितंबर की बात करें तो भाई ये हम बात करें खरीफ की, है ना। रबी की हम बात करें तो इसको हम सर्दियों वाली क्रॉप भी बोलते हैं ना, विंटर क्रॉप। क्यों? क्योंकि सर्दियों में इनको शोन करते हैं और इसका कल्टीवेशन जो आप देखोगे गर्मियों तक कर लेते हैं। जैद की हम बात करें तो ये रबी खरीफ, हाँ खरीफ की हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, बरसात वाली भी बोलते हैं ना। बरसात के टाइम पर जो आप देखोगे जून सितंबर के टाइम पर इनको शोन करते हैं। जायद की हम बात करें तो ये इन दोनों के बीच में होती है, खरीफ और रबी के बीच में होती है ना। जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स वगैरह हो गए, आपने देखा वाटरमेलन वगैरह, जामुन वगैरह जो आते हैं उनकी बात की जा रही है, ब्लूबेरीज वगैरह की। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन द मॉइस्चर, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, किस किस टाइप की फार्मिंग होती है।
तो अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन मॉइस्चर फॉर द क्रॉप, अब होता क्या है, कोई जगह देखो होता क्या है, इंडिया का जो क्लाइमेट है ना वो अलग अलग है, हर जगह क्लाइमेट अलग मिलेगा आपको, है ना। जैसे आप जाओगे थोड़ा सा साउथ में जाओगे तो वहां पे अलग क्लाइमेट है ना। आप थोड़ा सा जाओगे ईस्ट साइड में, वेस्ट बंगाल साइड में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे बिहार बंगाल वगैरह में, जहां पर ये पूरा जो ओशन वाली बेल्ट पूरी पड़ती है, वहां पर राइस की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि राइस को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है ना, पानी बहुत चाहिए होता है। तो हर जगह का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग है ना। कहीं की सॉइल में जो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है तो वहां पे पानी की हमेशा जरूरत पड़ती है ना। मतलब पूरा जो रेनफॉल हो रहा है वो हो रहा है अलग बात है, लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा पानी की जरूरत पड़ती है। क्लियर हुआ ना। तो हमने बेस्ड ऑन द मॉइस्चर, है ना, हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया। एक तो भाई इरिगेटेड फार्मिंग और दूसरा होता है भाई रेन फेड फार्मिंग। ठीक है, अगर मैं इरिगेटेड फार्मिंग की बात करूं तो इसमें बेसिकली क्या होता है, यहां पर हम क्रॉप को या फिर सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे हम क्या करते रहते हैं, इरिगेशन करते रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि जो सॉइल में ना मॉइस्चर की डिफिशियंसी होती है, मॉइस्चर बहुत कम होता है, इस वजह से हमें जो है उसको टाइम टू टाइम जो है हमें इरिगेट भी करना होता है। वो जो पानी होता है वो सप्लीमेंट्री की तरह काम करता है ना। जैसे रेनफॉल हो रही है ना, रेनफॉल होगी, बारिश होगी, मतलब हमने जो है अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके, लाइक हमने जो है मैनमेड चीजों का इस्तेमाल करके, ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर लिया, हमने अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर लिया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, तो पानी जो है इरिगेट कर दिया, प्लस रेनफॉल होगी वो सप्लीमेंट्री की तरह काम कर रही है। क्लियर हुआ ना। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। तो भाई वो जो पानी जो दे रहे हो ना वो सप्लीमेंट की तरह काम कर रही है टू इंक्रीज द कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है, टू अचीव द हाई प्रोडक्टिविटी। तो हमें सिंपल सी बात है कि हमें जो है, सिंपल सी अगर लेमन भाषा में बताऊं, यहां पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली, है ना, क्योंकि मॉइस्चर की डिफिशियंसी है तो हमें पानी देना पड़ेगा। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा हो जाता है भाई रेन फेड एरिया। अब रेनफेड एरिया की हम बात करें, ये भी दो तरह का होता है, एक तो ड्राई लैंड होता है और दूसरा होता है वेटलैंड फार्मिंग, है ना। ड्राई लैंड की हम बात करें तो ये उधर फार्मिंग होती है जहां पर क्या होता है, जहां पर आप देखोगे 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है ना, ये वहां की फार्मिंग है। अब आप देखोगे जैसे यहां पर जो क्रॉप्स होती है ना, उन्हें पानी की कम जरूरत होती है। आप देखोगे जहां जैसी क्लाइमेट होगी वहां वैसी क्रॉप भी आएंगी। ये पूरा ज्योग्राफी का खेल है। जैसे आप देखोगे मिलेट्स की हम बात करें, मेज की हम बात करें, ये फूडर क्रॉप्स होती है, आप देखोगे इनमें पानी वानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। एक बार आपने दे दिया, हो गया, छुट्टी हो गया, ये अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, है ना। और यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है ना, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है। तो ये ऐसे एरिया में आप देखोगे इस टाइप की क्रॉप जो आपको अच्छे खासी दिखाई देंगे। लेट्स से हम बात करें राजस्थान की, इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। राजस्थान में आपको जो है मेज बाजरा वगैरह बहुत अच्छे से होता हुआ दिख जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि पानी की कमी होती है तो यहाँ पे रेन वाटर की भी प्रैक्टिस की जाती है। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम बात करें थोड़ा सा वेटलैंड फार्मिंग की। वेटलैंड फार्मिंग की अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या होता है बेसिकली, यहां पे आप देखोगे यहां पे भी क्रॉप उस हिसाब की उगाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें राइस की, है ना। राइस एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है किसका, वेटलैंड फार्मिंग का। अब यहां पे कुछ ऐसे एरिया होते हैं, यहां पे बारिश बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब चावल जो होते हैं, धान जो होते हैं, उनको 24 घंटे पानी चाहिए होता है, प्रॉपर पानी चाहिए होता है। क्लियर हुआ। तो यहां पर बारिश ज्यादा आती है तो वहां पर जो है वेटलैंड फार्मिंग की जाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल है राइस का, शुगर का, जूट। अब जूट की हम बात करें भाई, जूट एक ऐसी खेती होती है इसके लिए बहुत ही फर्टाइल सॉइल चाहिए। तो आप चले जाओ वहां पे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो यहां पर जूट का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मिंग होती है जूट की, कौन सी फार्मिंग होती है, फ्लड जो प्लेन्स होते हैं वहां पर होती है, जहां पर बाढ़ आती रहती है ना, जो अपने सेडिमेंट छोड़ के जाती है, वहां पर आप देखोगे ये जूट वूट की खेती होती है। इनमें पानी बहुत चाहिए होता है। यहाँ पे जहां भी आप देखोगे जूट की खेती हो रही है, जहां भी राइस की कल्टीवेशन हो रहा है, वहां आप देखोगे वहां पे पूरा जो लैंड होता है ना वो वेट होता है ना, बहुत नमी होती है वहां पर। क्लियर हुआ। ये सारी चीजें हो गई। चलिए, अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है, अब बेसिकली हम बात करेंगे क्रॉप्स के बारे में। अब यहां पे जो भी आगे मैं बढ़ूंगा, यहां पे आगे मैं जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा, आप देख लेना और आपको देख के समझ में आ जाएगा पूरी जो चीजें यहां से जो भी बातें हुई है ना वो सारी डेटा बेस्ड है ना, जो आपके बुक में दे रखी है। क्लियर हुआ। जैसे हम बात करें क्रॉप की, अब क्रॉप पैटर्न की हम बात करें तो भाई जो ग्रेन का स्ट्रक्चर है, जो अनाज है उसका जो स्ट्रक्चर है, साइज जो है, मोटा पतला छोटा, उसके हिसाब से जो है दो तरह की जो है फूड ग्रेन्स को हमने डिवाइड कर दिया। एक तो होते हैं क्रियल्स, है ना, क्रेज होगी जो अनाज होता है, दूसरी होती है पल्सेस जो हमारी दालें होती हैं। आपको पता होना चाहिए हमारा इंडिया जो है दाल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। और ये सारी जो चीजें मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप ऑलरेडी 8th और 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, है ना। पहली बात होती है राइस की, है ना। राइस की हम बात करें, है ना, तो भाई इसकी हम बात करें, इसको उगाने के लिए आपको अच्छा खासा क्या चाहिए, उसको अच्छा खासा जो आपको पानी वानी चाहिए। क्लियर हुआ। अलग अलग तरह की वैरायटीज होती है और कहां ग्रो होती है, सी लेवल टू 2000 मीटर्स ऑल्टीट्यूड, मतलब सी लेवल की बात हो रही है, उसके कहां पर ग्रो किया जाता है बेसिकली इस चीज को। 22% ऑफ राइस प्रोडक्शन इन इंडिया हम बात करें। सेकंड पे कौन है भाई, सेकंड पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे कौन है, इंडिया हमारा। तो ये पूरा एरिया आप जो है पूरा जो आप यहाँ पे पूरा जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मैं समझाऊं या फिर समझाने वाली जरूरत पड़े या फिर कॉन्सेप्ट वाली जरूरत पड़े। ये सारी जो चीजें फैक्चुअल डिटेल्स हैं, फैक्ट्स पे आधारित है, कुछ लर्निंग फैक्ट्स हैं, आपको देखना पड़ेगा।
अब देखो कि 1/4 जो एरिया है वो अंडर किसके राइस कल्टीवेशन के है, राइस का अच्छा खासा कल्टीवेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ का होता है भाई, वेस्ट बंगाल, पुणे, यूपी, है ना, और बिहार वगैरह साइड में आपको जो अच्छा खासा इसका राइस का कल्टीवेशन देखने को मिल जाएगा। वीट की हम बात करें, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है भाई। अगर वीट की अगर हम बात करें तो भाई नॉर्थ इंडिया स्पेशली मैं बात करूं, यूपी की, पंजाब की, हरियाणा की, जहां पर अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलता है ना। इंडिया की हम बात करें 12% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और आप देखोगे और किसकी क्रॉप है, रबी क्रॉप है ना, कौन सी क्रॉप है, रबी, है ना, क्लियर हुआ। और ये किसकी है, ये खरीफ है, क्लियर हुआ। ये सब जो आप देख लेना और पूरा एरिया जो है 14% जो अंडर किसके कल्टीवेशन है, वीट कल्टीवेशन है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो है ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर। फिर आता है हमारा ज्वार, है ना, ऐसी बाजरा आता है। तो उनको देख लेना, थोड़ा सा पूरा डेटा दिया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए। उसके बाद आप बात करोगे मेज की, तो ये देख लो प्रॉपर, है ना, प्रॉपर देख लो कौन कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर है, किस, है ना। और किसी भी टाइप, और मेज की हम बात करें, ये इनको जो ज्यादा पानी वानी नहीं चाहिए होता, और ये ऐसी क्रॉप होती है जो किसी भी, जैसे हम बात करें क्रॉप की, ज्वार, बाजरा वगैरह, इनके लिए ना कोई बहुत प्रोडक्टिव जो आपको वो है ना, जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह जो होते हैं, फर्टाइल सॉइल जो होता है वो नहीं चाहिए होता है। किसी भी सॉइल पे जो उगाते हैं, पानी भी ज्यादा नहीं चाहिए होता है इनको, क्लियर हुआ। ऐसा बोला जाता है कि जिस दिन किसी भी देश पे वो फट गया ना, क्या बोलते हैं उसको, परमाणु बम, है ना, एटम बम, तो आप देखोगे वीट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। हमको किस पर रिलाई करना पड़ेगा, तो ये जो बाजरा है, ज्वार है, मेज है, इस पर रिलाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना ये पानी मांगता है, ना ही इसको फर्टाइल सॉइल चाहिए, तो हम यही खा के जिंदा रहेंगे, ऐसा बोला जाता है ना। आपको जान के हैरानी होगी। फिर आ जाती है हमारी पल्सेस। पल्सेस की हम बात करें भाई हमारे इंडिया में पल्सेस को जो है बाहर इतना नहीं खाया जाता है। इंडिया में इसको जो है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। इसमें ग्राम आ जाते हैं, है ना, तूर या फिर अरहर की दाल आ जाती है इसमें। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑयल सीड्स आ जाते हैं, ऑयल सीड्स की हम बात कर लेते हैं। देखो ऑयल सीड्स अलग है, ऑयल सीड्स अलग है, ये पल्सेस अलग है, ऑयल सीड्स अलग है। ऑयल सीड्स की हम बात करें तो उसमें आप देखोगे कि 70% जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंडिया, वर्ल्ड का, वो इंडिया करता है। खरीफ सीजन में इनको उगाया जाता है। 3.6% जो है वो टोटल क्रॉप एरिया का 3.6 हमारा कौन ले रहे हैं, ऑयल सीड्स ले रहे हैं, क्लियर। वो गुजरात, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, कर्नाटका, तो ये सब जो है यहाँ पे आप महाराष्ट्र वगैरह में देखोगे इनका प्रोडक्शन। अच्छा, जैसे हम बात करें रैपसीड और मस्टर्ड, जैसे आप देखते हो ना, सरसों जो होती है उसकी बात की जा रही है। तब सरसों की भी अलग अलग वेराइटीज होती है ना। जैसे हम बात करें सरसों, तोरैया, है ना, तोरा मीरा, तो ये राय करके होते हैं, है ना, ये सब अलग अलग ब्रीड्स होती है, क्लियर हुआ। तो इससे भी क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। ग्राउंडनट की हम बात करें, सनफ्लावर की बात करें, है ना, कोकोनट की हम बात करें, तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब हमारे जो ऑयल सीड्स में हमारा जो क्या बोलते हैं, जो अपना कोकोनट जो होता है, इसका ऑयल तो निकलता है, लेकिन ये सीड्स में नहीं आता। हाँ, ग्राउंडनट आ जाता है हमारा, उससे हम ऑयल निकालते हैं, ग्राउंडनट ऑयल निकालते हैं ना, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फाइबर क्रॉप की बात कर लेते हैं भाई। इसको हम खाते नहीं है बेसिकली, है ना, इसको हम खा नहीं सकते, और लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, क्लियर हुआ। जैसे हम कॉटन की बात करें, कॉटन हो गया भाई, कॉटन से क्या बनता है, हमारी मेरी जो टी शर्ट है कॉटन की बनी हुई है। और ज्यादा सुइटेबल कौन होता है, क्लास 10 में हमने पढ़ा था, कॉटन के लिए, कपास के लिए ब्लैक सॉइल जो होती है वो सुइटेबल होती है। तो आप देखोगे थोड़ा सा हमारा जो ये पार्ट है, महाराष्ट्र वाला पार्ट जो है ना, थोड़ा सा नीचे आओगे, तो इस पार्ट में आपको जो है अच्छा खासा यहाँ पे इसका कॉटन का प्रोडक्शन होते हुए दिख जाएगा आपको, है ना। जूट की हम बात करें, जूट के लिए भाई आपको बहुत ज्यादा क्या चाहिए, एक फ्लड प्लेन जो एरिया होता है जहाँ पे बाढ़ वाड़ आती रहती है, और एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल चाहिए आपको जूट के लिए। पानी वानी अच्छा खासा मांगता है ये। और आप देखोगे ना, बांग्लादेश के बाद जो है वेस्ट बंगाल, हमारे इंडिया में जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। बांग्लादेश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है शायद, देख लेना भाई, चेक कर लेना। इंडिया जो है दूसरे नंबर पे आता है। तो आप देखोगे बांग्लादेश और इंडिया को मिला के हम जो है दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं जूट का, है ना। बांग्लादेश साइड जो आप देखो जाओगे, या फिर आप, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले वेस्ट बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, वो तो अंग्रेजों ने डिवाइड कर दिया था। वो तो जब हमारा 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके बाद आप देखोगे कि वो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बन जाता है, लेकिन पहले वो वेस्ट बंगाल का ही पार्ट था, है ना। ईस्ट जैसे वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, है ना, तो ईस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है वो बांग्लादेश में आता है, ठीक है। तो वो पहले इंडिया का ही पार्ट था वो, क्लियर हुआ। टी की हम बात करें, टी प्लांटेशन की हम बात करें, तो भाई आप जैसे जाओगे आसाम वगैरह, नीचे थोड़ा साउथ में जाओगे, केरला वगैरह में, है ना, इवन आप जो हिली एरियाज में जाओगे, वहां पर जो है आपको टी का प्रोडक्शन होता हुआ दिख जाएगा, क्लियर हुआ। दार्जिलिंग वगैरह, दार्जिलिंग की तो बहुत फेमस चाय, कॉफी की हम बात कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये सारी जो क्रॉप्स आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया की हम बात करें तो किस तरीके से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हुआ है, तो आप देखोगे 53% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। लेकिन अगर वहीं आप कंपेयर करोगे डेवलप्ड नेशन में, तो वहां पे बहुत कम है ना। 57% लैंड इज मेन फॉर द कल्टीवेशन, वेयर एज इन द वर्ल्ड द करस्पॉन्डिंग शेयर इज ओनली अबाउट 12%। आप सोच के देखो, मतलब जो लैंड अवेलेबिलिटी जो है लैंड की, है ना, वो यहां पर आप देखोगे 57% जो है वो किसके लिए, कल्टीवेशन पर्पस के लिए। इंडिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे वही वर्ल्ड का, तो वहां पर 12% होता है। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी यहां पर हमारे यहां पे पर जो हेक्टेयर जो निकल के आता है ना, पर यूनिट हेक्टेयर जो निकल के आता है, पर पर्सन पर यूनिट हेक्टेयर जो लैंड निकल के आता है, वो बहुत कम है इंडिया में। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, है ना। तो आप देखोगे यहां पर इसी की बात हो रही है। तो लैंड ह्यूमन रेशियो की हम बात करें, यानी कि लैंड ह्यूमन रेशियो का मतलब क्या होता है, लैंड ह्यूमन रेशियो का मतलब क्या होता है कि भाई पर यूनिट लैंड जो है
कितना जो है पर्सन आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लैंड ह्यूमन रेशियो। तो ये सिर्फ कितना 0.31% ऑफ हेक्टेयर पर कैपिटा। और जबकि आप जाओगे ना वहां पर जो डेवलप्ड नेशन है वहां पर आपको 0.40 0.50 तक मिलेगा, और ये बहुत कम है। 0.31% काफी कम है। क्यों? इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब यहां पर बात हो रही है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, किस तरीके से जो हम अपने लैंड को जो है थोड़ा सा ज्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि तो लैंड लिमिटेड है, उसकी हम इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी हम फर्टिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी यहाँ पे जो है बात की जा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं भाई कि हमें जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कैश क्रॉप जो है उससे हमें शिफ्ट होकर फूड ग्रेन्स, है ना। अगर हमें भूखा नहीं मरना, हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश में एक एक इंसान जो है पेट भर के, है ना, खाना खाए और कोई भूखा ना सोए, है ना। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया जो है भूखों का देश है ना। बहुत सारे बड़े बड़े जो फॉरेनर्स वगैरह जो है ना वो बताते हैं, क्योंकि हम हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे, हंगर इंडेक्स में इंडिया का हालत बहुत खराब है। अब यहाँ पे पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, मैं ये डेटा को नहीं मानता, है ना, ऐसा फालतू का डेटा है भाई। लेकिन हाँ, फिर भी आपको समझना चाहिए कि देखो अब होता क्या है कि इससे ना इंटरनेशनल मार्केट में हमारी इंसल्ट होती है। क्लियर हुआ कि इंडिया में लोग भूखे हैं, समझ में आया। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हो, आप देखोगे थोड़ा सा पूरा डेटा निकालोगे तो हम हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे हैं। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, लाइक हमें कैश क्रॉप की जगह जो है फूड क्रॉप पे ध्यान देना चाहिए, पैसे की जगह जो है हमें लोगों का पेट भरना चाहिए, क्रॉप की इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहिए, है ना, इरिगेशन में इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कल्टिवेटेड एरिया बढ़ाना चाहिए, समझ में आया। और जैसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें HY सीड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, इरिगेशन और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत सारी जो तकनीक होती है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं बेसिकली उन सारी चीजों की बात हो रही है। इनसे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं तो देखो फर्क तो पड़ा है। क्योंकि देखो जब आप 1947 में देखोगे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाने कुछ भी नहीं था, तो भाई गवर्नमेंट वो पूरा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है पूरा लेके आई, हरित क्रांति, है ना, MS स्वामीनाथन। इससे क्या हुआ, आप देखोगे हमारा जो वीट का प्रोडक्शन था वो बहुत बढ़ गया, और आज के टाइम पर हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वीट के। तो मतलब गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्टेप्स लिए हैं, नो डाउट। लेकिन अब चीजें क्या है ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। आप देखोगे गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स ले रही है। अब लोग भी जो है, लोग भी एजुकेट हो रहे हैं, जब से सोशल मीडिया बढ़ा है लोग भी एजुकेट हो रहे हैं, लोग भी खेती जो करते हैं ना, आप देखोगे पहले फर्टिलाइजर्स का हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि वो जो पूरी मिट्टी थी वो उसकी फर्टिलिटी लूज हो गई। आप देखोगे आज के टाइम पर ऑर्गेनिक खेती हो रही है ना। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह निकाल रखे हैं एजुकेट करने के लिए किसानों को, है ना, बहुत सारी स्कीम्स निकाल रखी हैं उनको जो है इजीली जो है फाइनेंस अवेलेबल हो जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की हैं बेसिकली, हम बात करें तो। क्लियर हुआ। चलिए अब देखो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम क्या है भाई, पहली बात तो भाई अनइवन एंड अनरिलायबल रेनफॉल, कहीं ज्यादा रेनफॉल हो रही है, कहीं बहुत कम रेनफॉल हो रही है। इससे क्या होता है, इससे दिक्कत होती है भाई। लो प्रोडक्टिविटी की हम बात करें, क्यों, क्योंकि जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी जो है लूज हो गई है। हमने इतने ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, उससे क्या हुआ, उससे हमारी जो फर्टिलिटी जो है लूज हो गई है। पॉवर्टी बहुत ज्यादा है ना, और इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है ना। किसी को फाइनेंस बहुत आसानी से मिल जाता है, किसी को बहुत मुश्किल से मिलता है। लैक ऑफ लैंड फॉर्म्स, है ना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, है ना, लैक ऑफ, किसी के पास बहुत ज्यादा है लैंड, किसी के पास बहुत कम है। लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन, अब जहाँ पे जो लोग हैं वो चीजों को कमर्शियलाइज नहीं करना चाहते। हमें अपना सिर्फ खुद का और खुद की फैमिली का पेट भरना है। हमें जो बड़े लेवल पर सोचना ही नहीं है कि भाई हमको हम कमर्शियलाइज करते हैं, मार्केट में जाके बेच के मुनाफा कमाए, है ना। तो इससे क्या होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वास्ट अंडर द वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब देखोगे ज्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में तो इन्वॉल्व है, लेकिन वो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड। मैंने बताया था ना, एक सिचुएशन होती है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट की होती है कि भाई आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। क्लियर हुआ ना। तो आप देखोगे बहुत अच्छा खासा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, कि एक ही फैमिली के बहुत सारे जो लोग हैं वो एक ही खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो जीरो है ना। तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। डिग्रेडेशन ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड, है ना, इलिटरेसी ऑफ द फार्मर। अब फार्मर्स को पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से एक लिमिटेड, एक छोटे से लैंड को अच्छे से इस्तेमाल करके जो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फेस करनी पड़ रही है। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो समाप्त हुआ। आई होप आपको जो सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में, और थोड़ा सा पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और NCERT एक बार देख लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।